बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी खालिद, क्या हाल है? आप ठीक है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम। नमीरा, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी अलग सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अलीजा, आप ठीक हैं? जी बाजी काशिफ, आप बताएं, आप ठीक है? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अलीजा, आप बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन जो है वो जो हमने लास्ट टाइम अरेज के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये जो कोर्स है कंटेंट के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, और चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो जो स्टूडेंट आते जाएंगे इंशाल्लाह ताला जो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है वो इसको एक्सेस कर लेंगे। तो एरेज जो है ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो डेटा है उसको एक प्रोग्राम के अंदर सेव कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स के लिए भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हम ये जान रहे थे कि अरे को 3 तरीकों से डिक्लेयर किया जाता है। इसमें 2 तरीके हम सीखेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का सब्जेक्ट है। तो इंटीजर, आगे उसका जो वेरिएबल है उसका नाम होगा, और आगे नंबर ऑफ प्लेसेस। ये सिंगल डायमेंशनल अरे है, यानी एक ही डायमेंशन की अरे है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से मेमोरी में स्पेसेस रिजर्व हो जाएंगी जो 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में जो बेस होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है। इसी तरीके से सेकंड है, इसका मतलब है रियल नंबर्स, जिनको हम जो है वो फ्रैक्शंस के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर जिनमें होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो इसका नाम है वेरिएबल का NUMS, यानी नंबर्स का शॉर्ट फॉर्म है, और 6 प्लेसेस रिजर्व किए इसके लिए। तो देखिए 0 1 2 3 4 5, तो टोटल 6 प्लेसेस नम के लिए रिजर्व कर दी गई। आगे हम चलते हैं, डिक्लेयर कैसे करेंगे किसी अरे को, और उस अरे के मेंबर्स को कैसे बताएंगे इस प्रोग्राम को। जैसे यहाँ पे एक इंटीजर नंबर्स के नाम से है जिसके 5 मेंबर या 5 एलिमेंट हैं, और एलिमेंट 1 जो यानी 0 जो बेस है वो उसका 0 है, 5 10 15 20 ये उसकी वैल्यू है। तो जब ये पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक जो है वो अरे इनिशियलाइज हो जाएगी, और आफ्टर इनिशियलाइजेशन जो है नंबर्स के नाम से जो अरे होगी उसमें ये वैल्यूज सेव हो जाएगी, और ये उसकी लोकेशन होगी मेमोरी में। अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करना चाहें, जैसे ये 2 नंबर की वैल्यू है, इसको ये इस वक्त इसकी वैल्यू 10 है। अगर हम इसमें 67 स्टोर करना चाहें तो हम सिंपल प्रोग्राम में लिख देंगे कि नंबर्स एट लोकेशन नंबर 2 इक्वल टू 67 और आगे सेमीकोलन। हमें पता है कि लेफ्ट साइड में वेरिएबल और राइट साइड में वैल्यू जो है ये एक प्रिंसिपल या रूल है असाइनमेंट का। इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद जो अरे होगी वो उसमें जो उसका मिडल में एलिमेंट है, यानी जो एलिमेंट नंबर 2 है वो 67 हो चुका होगा। इसी तरीके से अगर हम चाहें किसी वैल्यू को रिट्रीव करना या अरे से निकालना ताकि हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें, तो हमने एक इंटीजर x के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है, तो x इज इक्वल टू नंबर्स और आगे हमने उसकी लोकेशन बता देनी है। जब हम उसकी लोकेशन बताएंगे तो x के अंदर वो जो 15 लिखा हुआ है ना नंबर 3 पे, तो वो x के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा और सिंपल सा मेथड है जिसमें अरे को डिक्लेयर करना, के अंदर कोई वैल्यू चेंज करना, और अरे के अंदर से किसी वैल्यू को रिट्रीव करना बताया गया है।
ये प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम किया था। ये प्रोग्राम अगर आप देखें तो इसमें हमें 5 नंबर्स एंटर करने हैं और ये उनका सम करेगा। तो पहले तो प्रोग्राम का स्केलेटन है, यानी जो टेम्पलेट हमने कहा था कि एक प्रोग्राम का होता है जिसके अंदर पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, फोर्थ लाइन है और 15 और 16 लाइन है। ये लाइंस तो होंगी हर प्रोग्राम में। इसके बाद लाइन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। एक इंटीजर अरे जो है वो नंबर्स 5, यानी अरे का निशान, यानी याद रखिए कि अरे जो है उसका फॉर्मेट है कि जिसमें एक वेरिएबल और उस वेरिएबल के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, कितनी वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। क्योंकि अरे के हर मेंबर को एलिमेंट भी कहते हैं, जैसे मैट्रिक्स होती है ना, उसी तरह अरेज होती है। असल में 2 डायमेंशनल जो अरे होती है वो मैट्रिक्स कहलाती है। तो सम को हमने डिक्लेयर किया है 0, इसको पहले हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है। अभी इंटीजर नंबर सिर्फ मेमोरी में लोकेशंस दी हैं, अभी इनमें वैल्यू नहीं डाली। सी आउट एंटर 5 नंबर्स, और 5 नंबर यूजर एंटर करेगा। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 टू लेस देन 5, इसका मतलब है 0 और +1 है तो 0 1 2 3 4 तक ये लूप चलेगा, 5 दफा चलेगा। और इसमें ये जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसको ये स्टोर करेगा। पहले लोकेशन 0 पे स्टोर करेगा और 0 पे स्टोर करने के बाद फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस जो वैल्यू अभी सेव की है तो उसको ऐड करता हुआ चला जाएगा। तो जैसे ही पहली दफा ये लूप चलेगा तो 0 के लिए सेव करेगा। यूजर ने 100 एंटर किया तो इसने 100 को लोकेशन 0 पे सेव कर लिया और साथ साथ 0 के अंदर 100 एंटर करके सम जो है वो 0 + 100, तो सम में 100 सेव हो गया पहले लूप। दूसरे लूप में आएगा तो दूसरे लूप में यूजर ने 200 एंटर किया है तो सेकंड लोकेशन जो होगी जो उस पे यानी 0 के बाद पहली लोकेशन, ठीक है, उसमें जो है वो 200 को सेव करेगा और पहले जो 100 है प्लस 200 तो सम में 300 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लूप चलेगा तो यूजर ने 300 एंटर किया है तो पहले भी 300 है तो 600 तो सम में आ जाएगा और नेक्स्ट लोकेशन पे 300 सेव हो जाएगा। फिर 400 सेव होगा, फिर 500 सेव होगा और ये ऐड अप होके जो सम की लास्ट वैल्यू जब ये फॉर लूप एग्जिट होगा तो सम में 1500 सेव हो चुका होगा जो कि डिस्प्ले कर दिया जाएगा। जब आप इस प्रोग्राम के साथ प्ले करें तो यहाँ एक और यही स्टेटमेंट आप अंदर लिख के देख सकते हैं कैसे वो लाइन बाय लाइन जो है वो ये काम कर रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से आज का सेशन जो है वो स्टार्ट होता है। इसमें जो है वो ये बताया गया है कि कैसे आप एक जो अरे है उसको आप एक कांस्टेंट नंबर की मदद से कि कितने उसमें एलिमेंट होने चाहिए वो बता सकते हैं और साथ साथ आप किस तरीके से जो एक इनपुट यूजर देगा उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। तो अब इसको हम इस प्रोग्राम को जो है वो समझते हैं। सबसे पहले मल्टी लाइन कमेंट्स है। सो मल्टी लाइन कमेंट्स हम जानते हैं कि स्लैश और स्टैटिक से शुरू होते हैं और एक स्टैटिक और स्लैश पे खत्म होते हैं। इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो C++ का जो कंपाइलर है या जो रनर है वो उसको इग्नोर कर देगा। सबसे पहले डिक्लेरेशंस है। एक कांस्टेंट इंटीजर को डिक्लेयर किया गया है जिसका वेरिएबल का नाम कैपेसिटी है और उसको 10 वैल्यू देके फिक्स कर दिया गया। अब ये पूरे प्रोग्राम में ये वैल्यू फिक्स रहेगी कैपेसिटी। इंटीजर नंबर्स और इसमें चूंकि 10 अब लिख देगा जो कंपाइलर है तो एक ऐसी अरे वजूद में आएगी जिसके अंदर 10 मेंबर स्टोर करने की सलाहियत होगी, कैपेबिलिटी होगी। सो इंटीजर साइज ये भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया। ओके, गेटिंग द साइज फ्रॉम द यूजर एंड वैलिडेट डू पहले डू व्हाइल साइज इज लेस देन 1 और साइज इज ग्रेटर देन कैपेसिटी। उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है ये ट्रू रहेगी। अगर यूजर ने कोई ऐसी वैल्यू लिखी है जो कि 1 से कम है या ऐसी वैल्यू लिखी है जो कैपेसिटी से ज्यादा है
तो उस सूरत में ये उससे पूछता रहेगा। लेकिन जब यूजर एक ऐसी वैल्यू जो 1 और 10 के दरमियान होगी वो एंटर करेगा, तो फिर ये लूप जो है ये चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये कंडीशन कंप्लीट होगी तो एक इनपुट आ जाएगी, फिर यूजर से इंटीजर जो है वो पूछे जाएंगे कि एंटर द इंटीजर्स, यानी जिस दिन उसने 8 लिखा था तो एंटर 8 इंटीजर्स। तो 8 इंटीजर्स यूजर एंटर करेगा, और हमने ये पहले प्रोग्राम में देखा है कि किस तरीके से वो इंटीजर की वैल्यूज जो है वो सेव होंगी। जैसे ही वो इंटीजर की वैल्यू सेव हो जाएंगी, यहाँ पे एक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए एक जो है वो लूप लिखा गया। ये लूप क्या करता है, ये इंटीजर i इज इक्वल टू साइज -1 से स्टार्ट करता है, और जब तक कि इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, और ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। तो ये नंबर्स के एंड से स्टार्ट होगा, यानी जो अरे है उसके लास्ट, यानी जो फाउंडेशन है, ग्राउंड फ्लोर है, वहां से शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक चलेगा। एक इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखें, अज्यूम कर ले ये वो अरे है, तो ये नंबर इस तरीके से सेव हुए हैं। अब ये लूप जो है ना यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ग्राउंड है, यानी अगर हम इसको बिल्डिंग के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, जबकि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि जो सेविंग है वो टॉप से स्टार्ट होगी। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन जब करेंगे तो जब आप इसमें लिखेंगे एंटर 10 इंटीजर्स, तो आपने 10 इंटीजर्स एंटर कर दिए, तो अब उसको रिवर्स ऑर्डर में जो है वो डिस्प्ले करेगा। 11, फिर 10 को लेके आएगा, फिर 9 को, फिर 8 को, फिर 7 को, फिर 6 को। खैर, ये तो प्रोग्राम का आउटपुट है। 0 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, तो वो इस लूप की वजह से जो है वो प्राइमरली यूजर की इनपुट को एंटरटेन नहीं करेगा, और उसी वक्त करेगा जो 1 और 10 के दरमियान हो। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने ये समझा कि किस तरीके से अरे को इनिशियलाइज करना है विद ए कांस्टेंट वैल्यू, और फिर किस तरीके से उस अरे के अंदर जो है वो हम उसकी साइज के मुताबिक वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। अगरचे इसका साइज तो 10 ही होगा, लेकिन जब यूजर 7 लिखेगा ना तो सिर्फ जो 7 जो लोकेशंस है वही यूज होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो एक यानी जो अरे है उसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिर एक रिवर्स करने का प्रोसीजर है, लूप को इनिशियलाइज कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। ओके, यूज ऑफ एन अरे टू गेट द नंबर ऑफ द डे इन ईच मंथ। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ लें। जी बेटा, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वलीद हैदर से मैं पूछना चाहूंगा। जी बेटा, आपका कोई सवाल है? नो सर। जी वलीद, आपकी आवाज नहीं आई। सर ये एक जी सर, ये थोड़ा सा सर एक बार दोबारा इसको सर थोड़ा सा वो कर सकते हैं सर? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल रिव्यू कर दें सर। जी हाँ, बिल्कुल रिपीट कर देंगे। ऐसा मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये कि जी सर, आपसे लिए गए वो है क्या कहते हैं प्रोग्राम्स हैं, कोड, और आपके पास ऑनलाइन जो डिबगर है उसके एक्सेस मौजूद है, तो आपने ये प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके आप रन करके देख सकते हैं। फिर आप जब ओके सर, मैं तो उसमें आप ये वैल्यू 10 है, इसको चेंज करके देखें, इसको 5 करके देखें, इसको 12 करके देखें। इसी तरीके से जी सर, जो है वो यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल साइज है, इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके देखें, तो उससे आपका देखेंगे आउटपुट होती है, या अगर कोई एरर आता है तो आप उस एरर को कैसे फिक्स करते हैं। तो ये एरर्स भी जरूरी है, क्योंकि एरर जब आपको पता होगा कि आपने जानबूझ के यहाँ ये सेमीकोलन हटा दे, फिर प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, फिर आप देखेंगे सेमीकोलन ना होने से कौन सा एरर आता है। इसी तरीके से किसी एक जगह और जैसे ये लाइन या ये कर्ली ब्रैकेट्स, इसको हटा के देखें, तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम का जो एरर है वो भी आपको गाइड करेगा। लेकिन चूंकि आपका ये इनिशियल है, अभी स्टार्ट है प्रोग्रामिंग, आपने मे भी कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट यकीनन फेमिलियर नहीं होंगे। तो इसीलिए आज
वैसे भी हमारा ये आज जो है वो लास्ट सेशन इस सेंस में है कि कंटेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, लेकिन सेशन जो है वो हमारे चलते रहेंगे क्योंकि हमने आपको एक रिपोर्ट और प्रोजेक्ट देना है और वो हम किताब से ही देंगे। आप सिर्फ ये करेंगे कि इनपुट और आउटपुट चेंज करेंगे, माइनर सी एक छोटी सी चेंज कर लेंगे प्रोग्राम में, और उसके बाद आप कहेंगे कि ये मेरी रिपोर्ट है और ये मेरी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और वो जो चेंज होगी उसको थोड़ा सा बता देंगे। तो इसकी बात करते हैं अभी। पहले ये प्रोग्राम कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए। देखिए डिक्लेरेशंस है, गेटिंग द साइज फ्रॉम द यूजर, यानी साइज की वैल्यू जो है वो यूजर से ऑब्टेन की गई है, फिर यूजर इंटीजर्स इनपुट किए गए हैं। अच्छा, ये पार्ट प्रोग्राम का वही है जो अभी हम इससे पहले वाले प्रोग्राम में करके आए, और इस तरीके से एक प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं जिसमें ये पार्ट कर चुके हैं। जो नई चीज यहाँ पे आई है वो ये वाला पार्ट है, इसको रिपीट करना जरूरी है। वेरी गुड, अच्छा सवाल है सर आपकी वजह से। तो देखिए इसमें जो है आउटपुट इंटीजर इन रिवर्स ऑर्डर, तो इसमें हमने स्टार्ट क्या किया, पहले तो एक लाइन प्रिंट कर दी कि हम इंटीजर आउटपुट करने जा रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि जो साइज के अंदर यूजर ने वैल्यू दी थी उससे एक कम से स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि जो C++ है उसकी बेस 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब है कि अगर साइज की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 6 से स्टार्ट करेंगे। 7 का मतलब है कि 0 से लेके 6 तक। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, 7 का मतलब ये है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरीके से टोटल जो है वो 7 बनते हैं। तो जब हमने यहाँ साइज -1 किया है तो हमने प्राइमरीली 7 -1 किया है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 6 से ये स्टार्ट होगा, और ये स्टेप क्या कह रहा है, i माइनस 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 का मतलब है डिक्रीमेंट, एक वैल्यू कम करो। तो एक दफा जब एग्जीक्यूट होगा फिर i की वैल्यू 6 की बजाय 5 हो जाएगी, फिर एग्जीक्यूट होगा फिर i की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर एग्जीक्यूट होगा i की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, फिर एग्जीक्यूट होगा i की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, इसी तरह i की वैल्यू 1 होगी, फिर i की वैल्यू जब 0 होगी तो उस वक्त वो लास्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन दी हुई है कि i का जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप देखिए कि पहली दफा जब ये एग्जीक्यूट होगा तो नंबर्स और i में 6 लिखेगा। तो ये जो आखिरी वैल्यू है, यानी ये जो 8 है, क्योंकि यहाँ 7 वैल्यूज एंटर करनी थी तो यूजर ने 8 वैल्यूज एंटर कर दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 9th वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, 8 से शुरू करेगा, 8 को पहले प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट रन में आएगा 3 को प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट रन में आएगा 5 को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से प्रिंट करता हुआ चला जाएगा और आखिर में 4 को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम, इसमें कुछ चीजें वाकई समझने की हैं, एग्जीक्यूट करके देखें, ठीक है, और उसमें कुछ चेंजेस करके देखें। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जी हसन, आपसे मेरा सवाल है, समझ में आ रहा है या नहीं? जी सर, हो गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और कोई स्टूडेंट सवाल करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, फिर हम आगे चलेंगे। वलीद से हम कुछ पूछ रहे थे, कहाँ है वलीद? वलीद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है ये देखिए, इसमें जो है यूज ऑफ एन अरे टू गेट द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। तो हमने क्या किया है कि पहले जो नंबर ऑफ डेज हैं उसमें हमने ये बता दिया है कि जो है वो पहले जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में नॉर्मली 28 डेज होते हैं, इसी तरीके से मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में और एंड में दिसंबर में। एक वैल्यू हमने ज्यादा रखी हुई है यहाँ पे ना, 0 के नाम से। तो टोटल 13 वैल्यूज है, 0 के नाम से एक रखी है, क्योंकि यूजर कोई ऐसी वैल्यू भी डाल सकता है जो कि प्राइमरीली इस कैलेंडर में इंक्लूडेड ना हो, या इस 0 का एक मकसद और भी हो सकता है। जैसे यूजर से अगर हम पूछें कि वो महीना एक नंबर लिखे, अगर उसने महीने का नंबर 7 लिखा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट 7 लिख के एंड वैल्यू निकाल देंगे, तो बेस से फिर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेस अब 0 की बजाय 1 से स्टार्ट होगा।
क्योंकि 1 पे जनवरी आ रहा है, क्योंकि डेज में अगर 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, या 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, या 2 लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। आगे चलते हैं, गेटिंग द इनपुट एंड वैलिडेट। यूजर से कहा कि 1 से लेके 12 तक वैल्यू एंटर कर दो, यूजर ने कोई वैल्यू एंटर कर दी, ठीक है, और अब उसने वो देखा कि देयर आर नंबर ऑफ डेज, और जो उसने यूजर ने वैल्यू दी है वो डायरेक्ट लिख के आंसर निकाल दिया, द डेज इन दिस मंथ इज। रन करते हैं, यूजर ने 1 लिखा तो उसने यहाँ पे 1 लिखा और 1 पे 31 लिखा हुआ, तो देयर आर 31 डेज इन द मंथ। से लिखा, अब ये 6 जून है, जून में 30 दिन होते तो 30 डेज आ गए। तो अगर यूजर 0 लिखेगा, 13 लिखेगा, तो वो इस कंडीशन के ट्रू ना होने की वजह से वो यही घूमता रहेगा, पूछता रहेगा ये। जब वो 3 लिखेगा तो मार्च है, मार्च में 31 डेज होते हैं। इस तरीके से हम किसी अरे के अंदर जो है वो वैल्यू को बेस को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि जो है वो हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो लोकेशन 1 से स्टार्ट हो, ये चीज हम कर सकते हैं। जब आप मैटलैब सीखेंगे, या अगर आपने मैटलैब पे काम किया है, जो कि एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है और बहुत सारे डिसिप्लिन में यूज होता है, तो वहाँ बेस जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं, ये कंपैरेटिवली आसान प्रोग्राम था। अच्छा, पासिंग एन अरे टू ए फंक्शन। फंक्शन हमने पढ़े थे, फंक्शन आर वेरी यूजफुल। फंक्शन हम जानते हैं कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कोड होते हैं। तो इसमें अगर आप देखिए, इंटीजर मेन और इंटीजर अरे एक डिक्लेयर कर लिया, फिर एक फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम है, और उसके अंदर अरे को हमने पास कर दिया है, और आगे लिख दिया है कि अरे के कितने मेंबर। तो इस तरीके से हम जो है वो अरे को पास कर सकते हैं। एक और मेथड, यानी आप यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन, ये तो कॉल करने का तरीका है। आप जो है जब फंक्शन को जो है वो कॉल करेंगे या डिफाइन भी करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, वाइड फंक्शन इंटीजर अरे, और अरे के आगे एक ब्रैकेट डालेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है ये डालेंगे, और साइज लिख देंगे उसका कि अरे का साइज कितना है। ये एक तरीका है, और इसके अंदर फिर कोड लिखेंगे जो भी है। इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो हम देखते हैं कि पासिंग अरे नेम एंड साइज टू ए फंक्शन टू लेट इट प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द अरे। अरे को और उसके जो अंदर जितने मेंबर्स हैं उनको पास करना। सबसे पहले मेन फंक्शन में देखिए इंटीजर नंबर्स और 15 प्राइमरीली हमने बता दिया कि इसके अंदर 15 जो है वो, लेकिन हमने 15 पूरे डिक्लेयर नहीं किए, वैल्यूज सिर्फ जो नंबर्स में 0, 1, 2, 3 और 4, यानी टोटल 5 मेंबर्स को हमने वैल्यूज असाइन की है, और बाकी जो 10 मेंबर्स हैं उसको उनको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। कॉलिंग द प्रिंट फंक्शन, प्रिंट नंबर्स और 5, तो 5 वैल्यूज जो है नंबर्स की प्रिंट कर दो। रिटर्न 0, तो ये तो प्रोग्राम खत्म हो गया। अब प्रिंट को कैसे डिक्लेयर किया गया है वो लेफ्ट साइड में देखिए। वाइड, इसका मतलब है कि इसकी रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। प्रिंट कांस्टेंट इंटीजर नंबर्स, तो इंटीजर नंबर्स को एक कांस्टेंट अरे की तो सूरत में एंड पैरामीटर के तौर पे पास किया गया है, और इंटीजर साइज, जो साइज का वेरिएबल है इसमें ये 5 आ जाएगा, और ये जो नंबर्स के नाम से ये नंबर्स इसमें कॉपी हो जाएगा, या यू समझेंगे पास हो जाएगा। फॉर इंटीजर आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, एक लूप चलेगा जो फिर उनको प्रिंट करना शुरू करेगा, और एक ही लाइन पे प्रिंट करेगा क्योंकि एंड लाइन नहीं लिखा हुआ, दरमियान में एक स्पेस डालेगा। तो इस तरीके से नंबर्स प्रिंट होंगे। पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होगा, फिर 9 प्रिंट होगा, फिर 11 प्रिंट होगा, फिर 13 प्रिंट होगा। इसी तरीके से आप एक जो है वो रिवर्स प्रिंट के नाम से एक छोटा सा जो फंक्शन बना सकते हैं जो कि रिवर्स प्रिंट हो, और उसमें जो है वो आप जो फॉर लूप है वो साइज -1 से चला लें, जैसे इससे पहले प्रोग्राम में बनाया गया था। तो इस तरीके से आप इसी जो इंटीजर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो ये बताता है कि किस तरीके से अरेज का डेटा जो है वो हम पास करेंगे और उसको यूज कर सकेंगे फंक्शंस के अंदर। एक आसान तरीका था। अब हम 2 डायमेंशनल अरे की तरफ चलते हैं, मैथमेटिक्स में जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। इसमें अगर आप देखें
तो अरे को जो डिक्लेयर किया गया है उसमें 5 और 3 लिखा गया है। 5 का मतलब है रोज, नंबर ऑफ रोज। 3 का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 0 से लेके 4 तक टोटल करेंगे तो 5 बन जाएंगे। इसी तरीके से जो कॉलम्स हैं वो 0, 1, 2 यानी टोटल 3 कॉलम्स हैं। अच्छा, टेबल में याद रखिएगा, टेबुलर डेटा जो है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में। इसमें रो जो है वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, जैसे स्टूडेंट का सीरियल नंबर है, स्टूडेंट का CMS ID है और स्टूडेंट का नाम, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर है और स्टूडेंट के मार्क्स हैं इन सब्जेक्ट 1, स्टूडेंट के इन इब्रार, आपका मैंने माइक जो है वो म्यूट कर दिया है, प्लीज इंश्योर करें आप ऐसी जो है वो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये चीज़ फिर जब कोई देखेगा तो उसमें इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ओके, 2 डायमेंशनल अरेज जो है उनको हम दोबारा से रिपीट करना चाहेंगे। देखिए, इस पे पहले तो इसकी डिक्लेरेशन है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का कंसेप्ट है। फिर इंडिविजुअल मेंबर में जाएंगे ना, ये वाला मेंबर जो है इसको एक्सेस कैसे करेंगे, 4 और 1 इसके इंटरसेक्शन पे है, तो स्कोर्स में लिखेंगे 4 और 1। तो इस तरीके से ये वाला मेंबर जो है ये एक्सेस हो जाएगा। फिर हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। ये मेंबर कैसे एक्सेस होगा, पहले रो आएगी नंबर 1, फिर कॉलम आएगा नंबर 2, तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस करेंगे। अब इसका भी एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम से पहले ये इंटीजर x डिक्लेयर किया गया है 3 और 4, जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम है। आप देखिए रो 1 है, इसका पहला नंबर x00 होगा, इसका दूसरा नंबर x01 होगा, और इसी तरीके से रो नंबर 2 में चले जाए तो कॉलम 3 में देखें इसका जो मेंबर होगा ये x12 होगा, रो 3 और कॉलम 4 में x2 और 3। इस तरीके से जो x के जो मेंबर्स हैं उनको हम एक्सेस करेंगे। तो ये एक छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिया है। इस प्रोग्राम में आप देखिए तो इसमें एक टेस्ट के नाम से एक 2 डायमेंशनल अरे है जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। आप देखिए इसको कैसे डिक्लेयर किया गया है, इंटीजर टेस्ट, आगे बताया गया 3 रोज 2 कॉलम्स, और फिर ब्रैकेट शुरू हुई है और ब्रैकेट बंद हुई है। फिर हर रो जो है वो उसकी अपनी एक ब्रैकेट है और एक कामा है, एंड में कामा नहीं है लेकिन सेमीकोलन एंड में जरूर है। तो पहली रो में 2 और -5 होगा, दूसरी रो में 4 और 0 होगा, तीसरी रो में 9 और 1। अगर हम इसकी एक छोटी सी एनोटेशन हम उठा रहे, अगर हम इसका एक छोटा सा वो बना लें जिस तरह की डायग्राम बनी थी, तो ये कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा कि हम जो है वो हमारे पास 3 रोज होंगी और हमारे पास जो है वो 2 कॉलम्स होंगे। अच्छा, वैल्यूज कैसे सेव होंगी इसके अंदर, पहली वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पे सेव होगी, दूसरी वैल्यू 4 है, ये यहाँ पे सेव होगी, 9 है, -5 है, 0 है और 1। इस तरह ये वैल्यूज सेव होगी। ठीक है, अगर इसके हम वो भी लिख लें जो हमारे पास जो है ये रो नंबर 0 है, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, इस तरीके से कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 0 है और कॉलम नंबर 1। तो किसी भी एक मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इस मेंबर को ऐसे एक्सेस करेंगे, हम लिखेंगे टेस्ट और आगे लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे, रो नंबर 1 है,
इसके बाद कॉलम लिखेंगे, कॉलम नंबर 0 है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, अब मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है यहाँ पे। ओके, तो आगे चलते हैं। ये तो इसकी डिक्लेरेशन हो गई। फॉर एक्सेसिंग टू डायमेंशनल अरे यूजिंग द नेस्टेड फॉर लूप। अच्छा, नेस्टेड फॉर लूप्स यानी 2 लूप चलेंगे। एक लूप बड़ा यानी आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा। तो एक आउटर लूप चला लिया है रोज के लिए 0 1 2 3, और एक इनर लूप चला लिया है कॉलम्स के लिए, और इस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं। सी आउट डिस्प्ले, और पहले वो डिस्प्ले करेगा कि टेस्ट, और उसके बाद आई लिखेगा, आउटर लूप की वैल्यू लिखेगा, फिर इनर लूप की वैल्यू लिखेगा, और उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वो लिख देगा, और फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और 0। जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो पहले 2 प्रिंट होगा, 0 0 पे है, फिर 0 1 पे -5 लिखा हुआ है, ये प्रिंट होगा, फिर 1 0 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, जो हमने ये एग्जांपल कर रहे थे, 4 लिखा हुआ, 4 डिस्प्ले होगा, फिर 0, फिर 9 और 1। इस तरीके से ये वैल्यूज जो है ये डिक्लेयर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि 2 डायमेंशनल अरे चूंकि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। तो ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से जो है वो सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। ये भी एक प्रोग्राम है, लेकिन इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके प्राइमरली आपके उसके लिए, ताकि आप इसको कॉपी पेस्ट करें और चला के देखें। जब आप इस प्रोग्राम को ऑन करेंगे तो ये फिर टेम्परेचर्स जो है वो बताना शुरू कर देगा। इसके साथ जो है ये अरेज का सेक्शन जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो जाता है। ये स्लाइड्स आपको आपके पास जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन है उस पे चलते हैं, जिसमें हम जो है वो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सीखने के लिए पहले थोड़ा सा हमने प्री रिक्विजिट बनाए हैं। देयर इज वन प्राइमरली कोड इन सी लैंग्वेज विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप यूजर से डेटा इनपुट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसका नाम स्टूडेंट है, तो इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है वो हमारे पास एक ही डेटा टाइप होती है। इवन अरेज में भी सिंगल डेटा टाइप होती है, लेकिन स्ट्रक्चर में मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक ही जगह पे कंबाइन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, और स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं। नाम का डेटा टाइप अलग है, रोल नंबर का डेटा टाइप अलग है, मार्क्स का डेटा टाइप अलग है, और इस स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है इसको एस से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी आप कोई और वेरिएबल भी रख सकते हैं। तो अब हम इसको एस से कॉल करेंगे तो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर एक्सेस होगा, और 10 वैल्यूज इसमें, यानी 10 स्टूडेंट, उनके 10 रोल नंबर, उनके 10 मार्क्स। तो जब हम ये डिक्लेयर कर लेंगे प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि इसकी 10 कॉपीज मैंने बनानी है। तो पहले स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, यानी डेटा को कैसे स्टोर करेंगे। एक लूप चलाएंगे जो 10 दफा चलेगा, और वो क्या करेगा, वो पहले इस एस डॉट रोल इसको एक्सेस करेंगे। एस के बाद आगे डॉट लिखेंगे, और डॉट के बाद वो जो इंटरनल वेरिएबल है जिसको अंदरूनी, यानी जो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल लिखा हुआ उसको एक्सेस करेंगे। तो पहला रोल नंबर एंटर होगा, फिर पहला नाम एंटर होगा, फिर पहले स्टूडेंट के मार्क्स एंटर होंगे। उसके बाद लूप दोबारा चलेगा, और इस तरह 10 दफा चलेगा, और 10 दफा चलने के बाद वो डेटा को स्टोर कर लेगा, यानी अब प्रोग्राम के अंदर डेटा स्टोर हो गया, यानी सिस्टम की मेमोरी के अंदर। देन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, ये भी 10 दफा लूप चलेगा और यूजर को डिस्प्ले करता चला जाएगा। ठीक है, पहले रोल नंबर को डिस्प्ले करेगा जो कि आई ही है, फिर उसके बाद जो है वो नाम डिस्प्ले करेगा और मार्क्स डिस्प्ले करेगा। अच्छा, ये प्रोग्राम ये थोड़ा सा अलग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो डेटा को पहले से सेव कर दिया गया है,
और इस डेटा के अंदर से जो है वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया गया। चूंकि हम ये बहुत डिटेल से कर चुके हैं तो इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं आपको हमने प्रोजेक्ट के तौर पे दिए हैं, यानी ये चैप्टर 5 की डिज़ाइन प्रॉब्लम्स है और चैप्टर 6 की डिज़ाइन प्रॉब्लम्स है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सीआर से कि वो हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है वो स्टूडेंट ग्रुप्स बना दें, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं इसमें से ना, तो ये किताब के अंदर ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट तौर पे हुए आपने सिर्फ उस कोड को रन करना और जो डेटा है उसमें चेंज करके अपना डेटा डालना। जब ऐसा हो जाए तो आपने एक छोटी सी रिपोर्ट लिख देनी है जिसमें वही कोड होगा, उसकी वही डिटेल होगी, और डिटेल होने के साथ साथ जो है आप सिर्फ जो डेटा होगा वो आपका अपना होगा। ठीक है, थोड़ी सी गाइडलाइन दी हुई है, टेम्पलेट देंगे आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए, टेम्पलेट देंगे प्रेजेंटेशन के लिए, आपको एक सॉफ्ट में जो है वो पोस्टर भी बनाना पड़ेगा अगर किसी प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में हम उसको डिस्प्ले कर सके, छोटा सा ब्रोशर भी बनाना पड़ेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है, देखिए इसमें प्रोजेक्ट का टाइटल आ जाएगा जो हमने आपको दिया है, स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे, थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये अचानक जो है छोटा हो रहा है। ओके, अब ठीक हो गया ये। तो इसके साथ आपने एक छोटी सी समरी लिखनी है उस प्रोग्राम के बारे में, फिर थोड़ा सा उस प्रोग्राम के अंदर जो सी और C++ के बारे में जो चीज़ें यूज हुई हैं वो आपने लिखनी है, अगर कोई टेबल का डेटा है वो लिखना है, अगर कोई फिगर यूज कर रहे हैं तो वो डालनी है आपने इसमें, और इसी तरीके से कोड को भी आप फिगर की सूरत में डाल सकते हैं या कोड को वैसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और रेफरेंसेस जो है वो इस फॉर्मेट में लिखने हैं। तो ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट हमने आपके लिए तैयार कर दिया, ये आपको मिल जाएगा असाइनमेंट 4 के अंदर। इसके बाद हम आपको प्रेजेंटेशन, ये आपकी प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट है, इसकी मदद से आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और ये टेम्पलेट हमने गूगल से लिया है। ये प्रेजेंटेशन टेम्पलेट है जिसमें आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, इसमें हमने थोड़ी सी चीजें अपडेट की। इसी तरीके से आपको एक गाइडलाइन मिलेगी आपकी वेबसाइट पे, जो HULMS है, हमदर्द यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से, वहाँ पे आपको ये प्रेजेंटेशन हमने शेयर कर दी है कि कैसे जो है वो आप एक अच्छा पोस्टर जो है वो बनाएंगे। इस एग्जांपल में दी हुई गाइडलाइन की मदद से आप एक अच्छा पोस्टर बना पाएंगे। इसमें कुछ वीडियोस भी बताई गई हैं, अगर आप चाहे तो वो वीडियोस जो है YouTube पे देख सकते हैं, अच्छी वीडियोस है। इस तरीके से हमारा ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप अपने LMS पोर्टल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट नजर आएगी, असाइनमेंट नंबर 3, रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। इसमें आपको रिपोर्ट का टेम्पलेट मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट मिल जाएगा, और इसकी जो है वो ड्यू डेट 31 जुलाई है। उससे पहले पहले आपको 2 चीज़ें जमा करवानी है, एक रिपोर्ट और एक प्रेजेंटेशन। इसी में आपको 2 फाइलें अपलोड करनी है। ये याद रखिएगा कि 2 मेगाबाइट की लिमिट है, 2 मेगाबाइट से कम आपकी फाइल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। जी बेटा, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे अपना सवाल क्यूरी कर दीजिएगा, ग्रुप में कीजिएगा प्लीज। जब स्टूडेंट इंडिविजुअली अप्रोच करते हैं तो जरा आंसर देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ना अपना CMS ID लिखते हैं ना नाम लिखते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई जी हैव अ बेटा बोले। क्वेश्चन कि सर कितने लोग होंगे ग्रुप में, कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं एक ग्रुप में? एक ग्रुप में 2 से 3 स्टूडेंट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है नमीरा, तो आप लिस्ट बना लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। श्योर सर। जी मैं आपको इसका एक छोटा सा वो स्क्रीन कैप्चर शेयर कर दूंगा,